गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय का तीसरा पाठ रेशों से वस्त्र तक। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। सबसे पहले हम बात करते हैं तंतु की। तंतु क्या होते हैं? ये वे पतली पतली लड़ियाँ हैं जिनसे मिलकर धागे का निर्माण होता है। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक धागा दिखाया गया है। धागे के पास अगर हम इस धागे को जूम करके देखते हैं, यह धागा और पतली बहुत सारी छोटी छोटी लड़ियों से मिल करके बना हुआ है। ये सभी लड़ियाँ तंतु कहलाती हैं। ये प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त हैं, इसके आधार पर ये तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु वे तंतु होते हैं जो हमें प्राकृतिक स्रोत यानी पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे रुई, जूट, रेशम और ऊन। अगर हम बात करें तो प्राकृतिक तंतुओं को आगे दो प्रकार का पाया जाता है, पादप तंतु और जांतव तंतु। पादपों से मिलने वाले जो तंतु होते हैं हम उन्हें पादप तंतु कहते हैं, जैसे रुई और पटसन। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह जो रेशा दिखाया गया है यह रुई का रेशा है, रुई का तंतु है, जो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। पौधे के एक फल जो नींबू की आकृति का होता है, जिसे हम कपास गोलक बोलते हैं। जो तंतु हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव तंतु कहते हैं, जैसे रेशम और ऊन। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें यह एक वस्त्र दिखाया गया है जो रेशम से बना हुआ है। यह रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार का तंतु है। दूसरा आता है संश्लेषित तंतु। वे तंतु जिन्हें मानव विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा स्वयं बनाता है उन्हें मानव निर्मित तंतु या कृत्रिम तंतु या संश्लेषित तंतु या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। अर्थात ये सभी अप्राकृतिक होते हैं, किसी भी प्राकृतिक स्रोत यानी पेड़ पौधे या जंतुओं से ये बनाए नहीं जाते, बल्कि ये रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और प्लास्टिक। अगर हम बात करते हैं आगे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से हैं? जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ऊन हमें भेड़, बकरी और ऊंट से प्राप्त होती है, जो सामान्यतः भारत में पाए जाने वाले बहुत अधिक संख्या में ये जंतु पाए जाते हैं और पाले भी जाते हैं। अतिरिक्त इसके तिब्बत और लद्दाख क्षेत्र में याक नामक जंतु से ऊन प्राप्त की जाती है। यह देखने में कुछ इस प्रकार से प्रतीत होता है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में लामा और अल्पैका। जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो दो जंतु हैं दिखाई दे रहे हैं, यह लामा है और यह जो दूसरा जंतु है यह अल्पैका है। दक्षिण अमेरिका में लामा और अल्पैका से ऊन प्राप्त की जाती है। अगर भेड़ से प्राप्त होने वाले रेशों की अगर हम बात करते हैं, तो छूने में ये रूखे हैं या मुलायम, इसके आधार पर दो प्रकार के बाल हमें भेड़ों से प्राप्त होते हैं। पहला आता है जो दाढ़ी के पास उगे हुए रूखे बाल होते हैं, और दूसरा जो शेष उसके शरीर पर उगे हुए तंतुरूपी जो मुलायम बाल होते हैं। ये जो तंतुरूपी मुलायम बाल होते हैं, जिनका उपयोग हम अपने विभिन्न प्रकार के वस्त्र आदि बनाने के लिए करते हैं, इन्हें हम कार्तित ऊन कहते हैं। अर्थात जो भेड़ों के शरीर पर उगने वाले मुलायम तंतु हैं, मुलायम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्णात्मक प्रजनन। यानी वांछित गुणों से युक्त नस्ल पैदा करने के लिए नर और मादा जनकों का चयन करना वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। अर्थात अगर हम आनुवांशिकी की बात करते हैं, तो वांछित गुण यानी जो इच्छित गुण हम चाहते हैं कि इस गुणों से युक्त नस्ल पैदा हो, उसके लिए कुछ विशेष गुणों से युक्त नर और मादा को जब मिलाया जाता है, उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उन दोनों के विशेष गुणों से युक्त होती है। इस प्रकार से जो प्रजनन करवाया जाता है उसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण से युक्त जो भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों का जो चयन किया जाता है, यह भी वर्णात्मक प्रजनन का ही एक उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं रेशों का ऊन में संशोधन करना, यह क्या प्रक्रिया है और इसके विभिन्न चरण कौन से हैं। रेशों से ऊन, भेड़ के शरीर से प्राप्त होने वाले रेशों को अगर हम ऊन तक
बात करते हैं संशोधित करने की, तो यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसके मुख्य 6 चरण हैं। पहला चरण है ऊन की कटाई, दूसरा है अभिमार्जन, तीसरा बालों की छटाई, नेक्स्ट फोर्थ रेशों का सुखाना, फिफ्थ रंगाई, और सिक्स्थ जो है छठा और आखिरी वह है रीलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊन की कटाई की। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारना या काटना ऊन की कटाई या कर्तनी कहलाती है। यह कर्तनी या कटाई आमतौर पर गर्म मौसम में आयोजित की जाती है ताकि भेड़ को ठंड महसूस ना हो और वह आसानी से जीवित रह सके। कतरनी प्रक्रिया से भेड़ को किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्षति या नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह जो कतरनी में उतारी जाने वाली त्वचा होती है यह उसकी त्वचा के ऊपर विद्यमान मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है। अर्थात जो इसकी बाहरी त्वचा का बाहरी यह जो बाहरी परत होती है त्वचा की, उसके ऊपर एक मृत कोशिकाओं की एक परत रहती है। जिस प्रकार हम अपने नाखून काटते हैं, नाखून का एक वह भाग होता है जिसमें प्राण नहीं होते, तो उसको काटने से हमें दर्द नहीं होता। इसी प्रकार इसकी त्वचा पर जो बालों के साथ एक परत उतारी जाती है त्वचा की, उससे भी इसको किसी प्रकार का कोई दर्द या हानि नहीं होती। अगला चरण है अभिमार्जन। त्वचा से उतारे गए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर उचित अपमार्जकों की सहायता से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल, मिट्टी आदि उससे निकल जाती है और जो काटे हुए बाल हैं वो साफ हो जाते हैं। यानी अपमार्जक का मतलब है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिटर्जेंट, सोप आदि, जिस प्रकार हम अपने घरों में कपड़े धोते हैं इसी प्रकार यह क्रिया बड़ी बड़ी मशीनों में की जाती है। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा ड्रम है। जब इसमें डाल करके भेड़ के बालों का अभिमार्जक के साथ घुमाया जाता है, तो जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक उतारी हुई जो कटाई के बाद प्राप्त रेशों का चित्र है, जिसमें ये रेशे मैले दिखाए गए हैं। और अभिमार्जन के बाद ये रेशे कुछ इस प्रकार से साफ़ और मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से जो गंदगी है, चिकनाई है, धूल है, मिट्टी है, वह साफ़ हो जाती है। इस प्रकार से धो करके उसमें से मैल आदि को निकालना अभिमार्जन कहलाता है। अगला चरण है बालों की छटाई। अभिमार्जन के बाद छटाई अगली प्रक्रिया है, जिसमें लंबे और छोटे बालों को छांट कर अलग किया जाता है। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये श्रमिक जो है हाथों से बालों के छोटा या बड़ा बालों के लंबाई के आधार पर उनको छांट कर अलग कर रहे हैं। अगला चरण होता है बालों को सुखाना। छटाई करने के बाद बालों को सुखाया जाता है, क्योंकि गीले बालों को छांटना आसान होता है। गीले बालों से बाल जो है भेड़ के एक दूसरे से चिपे रहते हैं, जिससे उनकी लंबाई का आभास होता रहता है और ये हाथों में चिपकते नहीं हैं। तो इनको आराम से इधर उधर हम उठा करके इनको पृथक कर सकते हैं। फिर पृथक करने के बाद इनको इस तरह से फैला करके सुखा दिया जाता है, जिस प्रकार ये काफ़ी मुलायम और साफ दिखाई देते हैं। अगला चरण होता है रंगाई। 5वें चरण में रंगाई की जाती है। विभिन्न प्रकार के वांछित रंगों से इनके बालों के ऊपर रंग किया जाता है, क्योंकि सामान्यतः जो भेड़ से प्राप्त होने वाली या अन्य जो दूसरे ऊन देने वाले जंतु, बकरी आदि, उनसे प्राप्त होने वाली जो ऊन है वह प्राकृतिक रूप से काली, सफ़ेद या भूरी होती है। लेकिन इस पर अनेक प्रकार के रंग किए जाते हैं जो हम वस्त्र आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। ये सभी रंग हमारे इन रेशों के ऊपर डाई किए हुए रंग होते हैं। अगला जो चरण है वो छठा चरण है रीलिंग। जो ये रेशे हमें प्राप्त होते हैं, रीलिंग में जो रंगे हुए रेशे हैं इनको सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर धागा बनाया जाता है। यह हाथों से भी किया जाता है। इस प्रकार से आप इसको देख पा रहे हैं, ये वृद्ध महिला है, यहाँ पे रेशों से धागा बना रही है और यह कार्य मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। इन मशीनों के द्वारा इन धागों को सीधा करके जब इनको आपस में ऐंठा जाता है तो ये धागे में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला हमारा चरण है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल एक विशेष प्रकार की शॉल होती है जो अंगोरा बकरी के बालों से विशेष रूप से बनाई जाती है। पश्मीना बहुत हल्की, मुलायम और बहुत अधिक गर्म होने के कारण से इसकी बहुत अधिक मांग प्रचलित है, यह बहुत प्रसिद्ध है। अगला है हमारा भेड़ पालन। ऊन प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि भेड़ एक ऊन देने वाला जंतु है और ऊन की काफ़ी खपत और इसकी मांग होती है, इसीलिए ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को व्यापक स्तर पर पाला जाता है। उनको भोजन, आवास आदि अन्य उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करके उनकी देखभाल की जाती है। इसे भेड़ पालन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक व्यावसायिक खतरा।
कुछ उद्योगों में श्रमिकों को बीमारियों और कभी कभी मृत्यु का जोखिम भी उठाना पड़ता है। अर्थात जब कोई हम काम करते हैं रोजगार के लिए, तो वहाँ पर किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट, शारीरिक रोग या मृत्यु तक का भी हमें अगर डर या भय होता है, अगर किसी व्यवसाय से संबंधित ऐसा होता है, तो हम इसे व्यवसायिक खतरा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया सार्टर एक व्यवसायिक खतरे का उदाहरण है, जो ऊन का जो छाटने का कार्य करने वाले मजदूर हैं, उनमें होने वाला यह रोग है जो एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से होता है, या बैक्टीरिया जिसको हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। यह जीवाणु जो होता है ऊन छाटने वालों के रक्त में संक्रमण कर देता है, जिससे कभी कभी घातक संक्रमण हो जाने के कारण से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार से जो विशेष उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनको जो खतरा उनके उद्योगों में काम करने से होता है, उस खतरे को व्यावसायिक खतरा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशम पालन या सेरीकल्चर। रेशम पालन या सेरीकल्चर किसे कहते हैं? हमने जिस प्रकार भेड़ पालने के लिए भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ को पाला था, उसी प्रकार रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को बड़े व्यापक स्तर पर पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। ये रेशम के कीड़ों को इस प्रकार बड़े पैमाने पर पालना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। यह कार्य शहतूत के पौधे पर किया जाता है। रेशम कीट पालन करने के लिए किसान रेशम के कीड़ों के अंडे खरीदते हैं और उनको उचित तापमान, नमी और सफाई के साथ साफ बांस की ट्रे में रख दिया जाता है। उचित ताप पा करके इन अंडों से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। इन कैटरपिलर लार्वाओं को शहतूत के वृक्ष पर छोड़ दिया जाता है जब उन पर ताज़ा पत्तियाँ उगना शुरू हो जाती हैं। ये कैटरपिलर लगभग 25 से 30 दिन तक लगातार पत्तियों को खाता रहता है और फिर यह खाने के बाद कोकून बनाने के लिए ट्रे में चला जाता है। यह ट्रे में कृत्रिम रूप से कुछ कक्ष बनाए जाते हैं, इन कक्षों में यह चला जाता है। आगे हम बात करते हैं रेशम कीट का जो जीवन चक्र है उसकी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, रेशम के कीट पालन के निम्नलिखित मुख्य चरण हैं। सबसे पहले चरण में मादा रेशम कीट जो है वो अंडे देती है। शहतूत के पत्तों के ऊपर ये अंडे दिए जाते हैं। एक मादा लगभग एक बार में 100 से अधिक अंडे दे देती है। दूसरे चरण में ये अंडे जब उचित ताप आदि से परिपक्व होकर के फूटते हैं, तो इनसे लार्वा निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर लार्वा, इल्ली, रेशम कीट या सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये रेशम कीट या कैटरपिलर लार्वा शहतूत की पत्तियों को बहुत जल्दी खाते हैं और आकार में वृद्धि करते हैं। लगभग 25 से 30 दिन तक लार्वा के बाद पत्ती को खाना बंद कर देते हैं और पूर्ण विकसित जो कैटरपिलर लार्वा आता है वह अपने जीवन की अगली अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम प्यूपा या कोशित कहते हैं। यह प्यूपा अपने मुंह से एक प्रोटीन का रेशा निकालता है और प्रोटीन का रेशा निकालते समय यह अपने सर को गणित के अंक 8 के रूप में घुमाता रहता है और इस प्रकार घुमाते रहने के कारण यह अपने शरीर के ऊपर ही एक रेशम का कवच बना लेता है, अपने आप को रेशम के रेशों से ढक लेता है। इस प्रकार एक आवरण वाली संरचना तैयार होती है जिसके कोकून कहते हैं। यह आवरण जो कोकून कहलाता है, इसके भीतर रेशम का कीट होता है, जिसका आगे का सारा जीवन का विकास जो है इस कोकून के भीतर ही होता है। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, नर मादा के मिलने के बाद मादा शहतूत की पत्तियों पर ये अंडे देती है। जब इन अंडों के उस्मायन समय काल के बाद में इनसे रेशम के कीटे निकलते हैं। ये रेशम के कीटे पत्तियों को खा करके अगली अवस्था प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्यूपा जब 8 के अंक में अपने सिर से 8 के अंक के रूप में अपने सिर को घुमाता हुआ अपने मुंह से प्रोटीन के एक लार छोड़ता है, तो यह लार सूखती हुई इसके चारों तरफ एक रेशम से बना हुआ एक आवरण बनाती है, रेशम के धागे जैसा। यह आवरण कोकून कहलाता है। इसके भीतर यह इस प्रकार से जीव होता है जो विकसित हो रहा होता है, और यदि कोकून को छेड़ा नहीं जाता है तो एक निश्चित समयावधि के बाद इस कोकून से एक छोटा जीव निकलता है जो नर या मादा रेशम कीट होता है। अब हम बात करते हैं रेशम की रीलिंग की। रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं?
कोकून में से रेशम के रेशे निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसको रेशम की रीलिंग कहते हैं। कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को पानी में 95 डिग्री से 97 डिग्री तक गर्म किया जाता है। अर्थात यानी कोकून जो है वह अवस्था है जिसके अगली अवस्था जिसमें जो प्यूपा है वह पूर्ण रूप से विकसित होते हुए एक रेशम कीट में परिवर्तित होता है। लेकिन इसको रेशम कीट में परिवर्तित होने से पहले ही इसके कोकून को उबालने में उबाला जाता है। उबलने के कारण से रेशों के बीच में जो चिपचिपा पदार्थ लगा होता है वह पानी में घुल जाता है और रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं और उनको सुलझाकर रेशा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होती है और इसे हम रेशम की रीलिंग कहते हैं। रेशम कीट की अन्य बहुत सारी नस्लें हैं जिनमें से निम्नलिखित टसर रेशम, मंगा रेशम जिसको मूंगा रेशम भी कहते हैं, कोसा रेशम, एरी रेशम, ये प्रसिद्ध कुछ प्रजातियां हैं जिनसे हमें रेशम प्राप्त होता है। लेकिन इन सब में शहतूत का जो रेशम है यानी शहतूत के पौधे पर पलने वाले जो रेशम के कीट हैं उनसे प्राप्त रेशम बहुत ही सामान्य है और अधिक प्रचलित है। अगर हम बात करें रेशम के इतिहास की तो चीन रेशम का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश था और यह आज वर्तमान में भी रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। चीन में ही रेशम की खोज हुई थी। इसके लिए एक कहानी प्रचलित है। एक सम्राट हुआंग टी और उनकी सम्राज्ञी सी लुंग टी अपने बगीचे में जब चाय पी रहे थे तो वो चाय पीते समय शहतूत के वृक्ष के नीचे थे। अचानक कोई कोकून शहतूत के वृक्ष पर जो कोकून थे उनकी चाय में गिर गए और गर्म चाय होने के कारण से रेशम के कोकून में जो चिपचिपा पदार्थ वह अलग हो गया और वह जो चाय थी उसमें रेशम का एक गुच्छा प्राप्त हुआ और उस गुच्छे को जब राशन देखा इस प्रकार से अनजाने में ही उनके द्वारा रेशम की खोज हुई। इस प्रकार रेशम सबसे पहले विश्व में चीन में प्रचलित हुआ और वहीं से चीन में उत्पादित रेशम को विभिन्न मार्गों से चीन से अन्य देशों में पहुंचाया जाता था। जिन रास्तों से या जिन मार्गों से रेशम को विश्व के अन्य देशों में पहुंचाया जाता था उन्हें सिल्क रूट कहा जाता था। अब हम बात करते हैं व्यास के प्रश्नों की। आशा है कि जब मैं इनको पढ़ाऊँगा तो आपने जो पाठ पढ़ा अच्छे से तो वो बातें आपको सही याद होंगी और आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की जिसमें कहा गया है कि नर्सरी कक्षा में एक पंक्ति आपने अवश्य पढ़ी होगी, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल? यस सर, यस सर, 3 bags फुल। और कह दिया है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फरलिस वाज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी हुई जो पंक्तियां हैं इनके आधार पर बताइए, जो प्रश्न दिए हैं कि जो ब्लैक शीप है, काली भेड़, इसके किन किन भागों से ऊन प्राप्त होती है। जैसे हमने बताया था, ऊपर बात किया था, काली भेड़ की त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी पतला और मुलायम ऊन प्राप्त होता है, यानी दाढ़ी को छोड़कर उसके शेष शरीर के ऊपर से हमें तंतुरूपी पतले बाल प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न है मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य है कि जो मेमना है उसका रंग सफ़ेद है, यानी प्राकृतिक रूप से वह सफ़ेद है, क्योंकि जो मेमने होते हैं वो सफ़ेद, काले या भूरे हो सकते हैं। तो जहाँ इस कविता में जिस मेमने की बात की जा रही है वह सफ़ेद रंग का है, अर्थात उसके बाल सफ़ेद हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रेशम कीट अ कैटरपिलर और ब लार्वा है, सही विकल्प बताइए। यानी देखिए मैंने बताया था कि अंडों से निकलने के बाद जो लार्वा बनता है उसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, इल्ली भी बोलते हैं, रेशम कीट भी बोलते हैं, सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, या जो कीट निकलता है उसको हम लार्वा भी कहते हैं। तो यानी अ और ब दोनों सही हैं। और विकल्प में क्या दिया गया है, क में दिया है केवल अ, तो ये नहीं है ठीक, क्योंकि क और अ और ब दोनों। ख में दिया केवल ब, अगर हम ब कहते तो अ रह जाता है। ग में दिया है अ और ब, तो यही हमारा उत्तर रहेगा अ और ब। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। याक, ऊंट, बकरी और घने बालों वाला कुत्ता। अभी हमने पीछे पढ़ा था ऊन देने वाले जंतुओं में याक, ऊंट और बकरी मुख्य हैं, और जिससे हमें ऊन नहीं प्राप्त होती वह होता है घने बालों वाला कुत्ता। अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पालन, ऊंट कटाई और रेशम कीट पालन। तो पालन क्या होता है, व्यावसायिक उद्देश्य से
पशुओं को, जंतुओं को जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को बड़े पैमाने पर पालना, उनकी संख्या को बढ़ाना, उनका ध्यान रखना पालन कहलाता है। जंतुओं को आवास और भोजन दिया जाता है और बेहतर उत्पादन के लिए उनसे मतलब दूध, मांस, अंडा और ऊन आदि प्राप्त करने के लिए उनको पाला जाता है। इसको हम पालन कहते हैं। अगला है हमारा ऊन की कटाई। जब भेड़ के शरीर पर घने बाल निकल आते हैं तो भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को भेड़ की ऊन की कटाई कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन में रेशम के फाइबरों को बनाते हैं, यानी रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को एक व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा ऊन के संसाधन के विभिन्न चरण कौन से हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा था, ऊन के संसाधन के मुख्य 5-6 चरण हैं। पहला है ऊन की कटाई, दूसरा है अभिमार्जन, तीसरा है ऊन की छटाई, चौथा चरण है ऊन को सुखाना, पांचवा ऊन की रंगाई और छठा है रीलिंग। अगली बात करते हैं छठे प्रश्न की। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं को के चित्र बनाई जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं, यानी रेशम के उत्पादन से संबंधित होते हैं। रेशम के उत्पादन से संबंधित है कैटरपिलर लार्वा और प्यूपा। कैटरपिलर लार्वा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, कैटरपिलर लार्वा, और यह है लार्वा के बनने के बाद अगली जो अवस्था है प्यूपा, जिसमें रेशम कीट का आगे का जो जीवन है उसका विकास होता है। 7वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, सहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। देखिए, अगर इनमें हम 2 बात करते हैं, रेशम कीट पालन यानी रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना, रेशम कीट पालन से उत्पन्न यानी रेशम उत्पादन से इसका सीधा संबंध है। और रेशम के कीटों को पालने के लिए सहतूत की कृषि की जाती है, यानी सहतूत के वृक्ष लगाए जाते हैं। अर्थात हमारे उत्तर में रेशम कीट पालन और सहतूत ये सही उत्तर हैं, रेशम उत्पादन से सीधा संबंध रखते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न 8, जिसमें 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ दिया गया है कॉलम ए अभिमार्जन, ख सहतूत की पत्तियाँ, ग याक और घ कोकून। कॉलम बी में दिया है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, दूसरा है ऊन देने वाला जंतु, तीसरा है रेशम कीट का भोजन और चौथा है रीलिंग और पांचवा काटी गई ऊन की सफाई। अगर हम बात करते हैं, पीछे हमने पढ़ा था अभिमार्जन का किसे कहते हैं, यानी काटी हुई ऊन की सफाई। तो हमारे क का सही उत्तर जो रहेगा वो होगा 5वां काटी गई ऊन की सफाई। आगे हम बात करते हैं सहतूत की पत्तियाँ। सहतूत की पत्तियाँ कॉलम बी में जो उत्तर दिया गया है रेशम कीट का भोजन है, अर्थात ख का सही उत्तर है तीसरा रेशम कीट का भोजन। और ग है याक, यानी कॉलम बी में जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है ऊन देने वाला जंतु, यानी यह जो याक है यह एक ऊन देने वाला जंतु है। और घ कोकून, कोकून क्या है, कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न, यानी कोकून की जब रीलिंग की जाती है उससे हमें रेशम का फाइबर यानी रेशम का तंतु हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान यह है अभिमार्जन काटी गई ऊन की सफाई, सहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन, याक ऊन देने वाला जंतु और कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। इस प्रकार आगे हमारे कुछ और प्रश्न हैं। जब हमने इनको पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो इसका उत्तर देने में मैं आशा करता हूँ आप सभी समर्थ होंगे। इस समय मेरे साथ साथ आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन में दोहरा रहे होंगे और आपको पूरा यकीन होगा कि सही उत्तर क्या है। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, ऊन धारण करने वाले जंतु कौन से हैं। ऊँट तथा याक, एल्पैका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊँट हमें ऊन जो हमें है ऊँट, याक, एल्पैका और लामा, अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी से प्राप्त होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भेड़ तथा कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। जैसा कि मैंने बताया है कि भेड़ जो है केवल पादप उत्पाद खाती है, इसलिए यह शाकाहारी है, और रेशम का कीट भी केवल सहतूत की पत्तियों को ही खाता है, इसीलिए यह भी एक शाकाहारी का ही उदाहरण है। तो हमारा सही विकल्प रहेगा अशाकाहारी। अगला प्रश्न है हमारा, भेड़ से रेशों की चिकनाई, धूल और गर्द को निकाले जाने वाली जो प्रक्रिया उसको कहते हैं अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग और द कटाई या छटाई।
तो इसका सही उत्तर रहेगा अभिमार्जन, क्योंकि अभिमार्जन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊन को साफ किया जाता है धो करके उपयुक्त डिटर्जेंट्स की सहायता से। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, रेशम है मानव निर्मित रेशा, पादप रेशा या जंतु रेशा या उपरोक्त सभी। देखिए यह मानव के द्वारा नहीं बनता, प्राकृतिक रूप से रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर रहेगा रेशम जो का कीड़ा जो है वो एक जंतु है, इसलिए हमारा जो उत्तर रहेगा वो है स होगा जंतु रेशे। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। हमारा पाठ इसी के साथ पूरा होता है। पाठ को अच्छे से दोबारा इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस पाठ की PDF फाइल को आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको इस पाठ को समझने में और लिखने में आसानी होगी। चैनल को छोड़ने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम दोबारा फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। अगले इस वीडियो में हम